ये स्टार्ट है, ठीक है। हाँ, नमस्कार। पिछले लेक्चर में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स पे हम लोगों ने व्यापक चर्चा की, जिसको हम यूपीटीयू के बीटेक की कक्षाओं में दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में पढ़ते हैं। थोड़ा सा उसकी चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं। इस मॉड्यूल में भी हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, जो सार्वत्रिक वैश्विक मानव मूल्य हैं, उनका मानव बिहेवियर पे जो इम्पैक्ट है उसका असेसमेंट करेंगे, उसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। इस मॉड्यूल में अभी हमें क्या समझना, वेयर वी आर, हम जहां भी हैं अपने जिंदगी में, जहां भी स्टैंड करते हैं, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, और हम जाना कहां चाहते हैं। ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो दुनिया के किसी भी आदमी के सामने खड़े हैं कि हम कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं। बड़ा मौलिक सवाल है, और ये सवाल किसी विशेष आदमी का नहीं है। ये प्रश्न, ये क्वेश्चन, ये हर आदमी के सामने खड़ा है, और उतनी ही तीव्रता और तत्परता के साथ खड़ा है जितनी तीव्रता या तत्परता के साथ ये किसी भी मनुष्य के साथ खड़ा है। तो जब हम सवाल करते हैं कि वेयर वी आर, हम कहाँ खड़े हैं, तब वास्तव में हम अपने इवोल्यूशन के मुद्दे पे, अपने आत्म के इवोल्यूशन के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे विचार कर रहे होते हैं। एक बड़ा प्रश्न है, वी एग्जिस्ट। सबसे बड़ा सवाल अपने होने का है। मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरा एग्जिस्टेंस है। तो अगर मेरा अस्तित्व है, मेरा एग्जिस्टेंस है, तो मैं अपने अस्तित्व को किस रूप में देखता हूं? क्या मैं एक देह हूं, या मैं एक देह से कुछ ज्यादा हूं? क्या मैं अगर एक देह हूं तो मैं ठीक ठीक समझ रहा हूं कि मैं क्या हूं? या अगर मैं एक देह से, एक शरीर से, एक बॉडी से ज्यादा हूं, तो क्या मैं उसको समझ पा रहा हूं कि मैं क्या हूं? क्योंकि बिना आप अपने अस्तित्व को समझे, आप उस व्यापक व्यवस्था को, एक जो कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल सिस्टम है, आप उस व्यवस्था को नहीं समझ सकते। और बिना व्यवस्था को समझे आप व्यवस्था में भागीदारी कैसे करेंगे? अगर आप किसी व्यवस्था के बारे में, आप परिवार में पैदा हुए, उस परिवार में ठीक से भागीदारी करने के लिए आप परिवार की भाषा सीखते हैं, व्यक्तित्व के तमाम पक्ष सीखते हैं, अपने बोलचाल, कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, हमारे धर्म की रीतियां क्या है, हमारी परंपराएं कैसी हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। कितने सारे आयाम हैं हमारे वजूद के, हमारी शख्सियत के, हमारे होने के, जिनको हम इसलिए सीखते हैं ताकि उस बड़ी व्यवस्था में अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर कर पाएं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएं, और सफलतापूर्वक, व्यवस्थापूर्वक, शांतिपूर्वक जी पाएं। इसी मुद्दे को बड़ा वैज्ञानिक ढंग से, बड़ा साइंटिफिकली, विदाउट एनी काइंड ऑफ बिलीफ, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्री कंडीशनिंग, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रीफरेंसेस और एनी काइंड ऑफ एजम्पशन, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं विज्ञान की धरातल पे, जिसका जो मूलभूत आधार है वो तर्क है, जिसका मूलभूत जो आधार है वो वह व्यवस्था है जो व्यवस्था इस प्रकृति ने बनाया है, जिस कार्य कारण संबंध को स्थापित किया है। तो पहला जो साक्षात्कार होता है इस विषय में हमारे आने पे, जिस चीज से हमारा मुठभेड़ होता है, वो यह सवाल है कि वी एग्जिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, हम एक मनुष्य के रूप में अस्तित्व में हैं, एंड वांट टू लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, और इस अस्तित्व में आने के बाद हम जीना कैसा चाहते हैं? हम एक पूर्णता वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम व्यवस्था में जिएं, हम चाहते हैं कि हम संगीत के साथ जिएं। एक मनुष्य के रूप में हम सबकी यही अभिलाषा है, सबकी यही डिजायर्स हैं। तो जब आप एक अपने अस्तित्व को समझते हैं, और आपकी जो चाहत है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो आकांक्षाएं हैं, जो आपकी वांट है, वो क्या है? लिव अ फुलफिलिंग लाइफ, वी हैव सम डिजायर्स। और इस फुलफिलिंग लाइफ के क्रम में, इस पूर्णता वाली जिंदगी के क्रम में हमारी कुछ इच्छाएं हैं, एंड वी हैव सम प्रोग्राम्स, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ योजना है। आपकी इच्छा है कि आपके पास एक खूबसूरत घर है, तो आप योजना बनाते हैं कि घर कैसे बनाएंगे, घर कैसा हो, घर का रंग कैसा हो, घर में कमरे कितने हो, दरवाजे कितने हो, खिड़कियां कितनी हो, कौन रहेगा, कैसे रहेगा। हम सोचते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हमारे पास एक घर हो, हमारे पास एक इच्छा है कि हमारे पास कपड़े हों, हमारे पास इच्छा है कि हमारे पास गाड़ियां हों। और इन तमाम भौतिक चीजों
के पार हमारे पास इच्छा है कि कुछ खूबसूरत रिश्ते हों, शानदार रिश्ते हों, जिसमें हम खुशीपूर्वक हार्मनी के साथ हैप्पीली जी पाएं। ये हमारी इच्छाएं हैं। तो हमारे पास एक जिंदगी है, उस जिंदगी में हम पूर्णता के साथ जीना चाहते हैं, और जीने के लिए हमने कुछ इच्छाएं बना रखी हैं। उन इच्छाओं के दो आयाम हैं, एक भौतिक दुनिया, रोटी कपड़ा और मकान की, और एक अभौतिक दुनिया, कुछ रिश्तों की, प्यार की, विश्वास की, सम्मान की, स्नेह की, सौहार्द की, एक दूसरे के परवाह की, एक दूसरे की कृतज्ञता की, और अंतिम रूप से कहें तो एक दूसरे के साथ प्यार की। इस मूर्त और अमूर्त दुनिया के बीच हमारी तमाम इच्छाएं आती जाती रहती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी हम तमाम तरह के प्रयत्न करते रहते हैं। तो जो हमारी पढ़ाई है वो इन प्रयत्नों के लिए है, इन कोशिशों के लिए है, लेकिन किसी भी कोशिश के पहले एक बड़ी गहरी समझदारी की जरूरत होती है, एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। ये डीप अंडरस्टैंडिंग किस में? खुद मेरे अपनी शख्सियत के लिए कि मैं क्या हूं, पहले मैं ये जानूं, मेरे रिश्ते क्या हैं, उन रिश्तों की जरूरतें क्या है, समाज की जरूरतें क्या हैं, इस प्रकृति की जरूरतें क्या हैं, और ये ब्रह्मांड कैसा। क्योंकि हमारा होना अपनी देह में होना है, अपने परिवार में होना है, अपने समाज में होना है, इस प्रकृति में होना है, और कहीं न कहीं व्यापक रूप से इस ब्रह्मांड में होना है। तो जिसके साथ हमें जीना है, क्या उसके लिए समझदारी अपेक्षित नहीं है? और अगर समझदारी अपेक्षित है तो उस समझदारी को हम कैसे पाएं? निश्चित रूप से विज्ञान ने एक ऐसा टूल, एक ऐसा टेक्निक दिया है हमारे पास। प्रश्न एक ऐसा औजार है, प्रश्न एक ऐसा उपकरण है जो इस पूरी दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। आप देखिए, पूरा विज्ञान सवाल दर सवाल, सवाल दर सवाल, सवाल पूछता है, प्रश्न नाम के उपकरण का प्रयोग करता है, और उत्तर नाम के उपकरण से बहुत सारी चीजों को समझ पाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ आइए दो चार होते हैं अपने आप को समझने के लिए, अपने परिवार को समझने के लिए, अपने समाज और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए। अभी हमारी जो शुरुआत है वो अपने आप को समझने से है, अपनी अपनी पूर्णता वाली जिंदगी को समझने से है, अपनी इच्छाओं और उनको पूरा करने के लिए योजनाओं से संबंधित है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर बेसिक एस्पायरेशंस। हमारे लिए नितांत जरूरी है कि हम अपनी आधारभूत आकांक्षाओं को समझें एंड प्रोग्राम टू फुलफिल इट, एंड मेक प्रोग्राम टू फुलफिल इट, और उसको पूरा करने के लिए योजनाएं बनाएं। अगर आपके पास कोई इच्छा हो कि घर हो तो योजना तो बनानी पड़ेगी। ईंट कहाँ से लाएंगे, गारा कहाँ से लाएंगे, मिट्टी कहाँ से लाएंगे, सरिया कहाँ से लाएंगे, सीमेंट कहाँ से लाएंगे, उसका एक आकार, उसका एक अभिकल्प होगा, उसका एक डिजाइन होगा, ये सब चीजें तो होंगी। तो हम एक योजना बनाएंगे कि कैसे इसको पूरा करें, और कैसे पूरा करें। आपको परीक्षा में पास होना है तो आप नकल करके भी पास हो सकते हैं और आप पढ़ के भी पास हो सकते हैं, लेकिन सही क्या है? पढ़ के पास होना, समझदारी के साथ पास होना, ताकि उस ज्ञान का आप भविष्य में उपयोग कर पाए और अपने शिक्षा की सार्थकता सिद्ध कर पाए। तो वैसे ही तमाम इच्छाएं हैं, घर बनाने से लेके कपड़े पहनने से लेके गाड़ियां खरीदने तक। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट करेक्टली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली, एंड ओनली देन वी कैन फुलफिल इट। बिना इसको समझे, बिना इसको जाने आप इसको पूरा नहीं कर सकते, और कर भी पाएंगे तो जो उससे आप चाहते थे वो आपको नहीं मिलेगा। क्या चाहते थे? खुशियां, हैप्पीनेस। क्या चाहते थे? प्रॉस्पेरिटी। क्या चाहते थे? संबंध, सुकून, शांति। तो बिना समझे आपको इसमें से कोई चीज मिलने वाली नहीं है। अगर कोई किसी के पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लोग हैं, नौकर है, चाकर हैं, लेकिन क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि वो खुश भी है? इसका मतलब कि उसकी आकांक्षाएं थी, वो बहुत मेहनती है, उसने मेहनत भी किया, श्रम किया, ज्ञान था। क्या नहीं थी? उनको पूरा करने की सही योजना और सही समझदारी। ये जो करेक्टली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग है, यही नहीं होने के नाते आज देखिए, आज एक आप कहते हैं कि आईएएस हो गया, जिंदगी सफल हो गए। और अगर जिंदगी में सफलता का मायने आईएएस होना होता है तो आईएएस आत्महत्या क्यों करता है? अगर जिंदगी में सफल होने का मायने 100% नंबर होता है तो 100% वाले लोग अवसाद में क्यों चले जाते हैं? क्या जिंदगी में ये महत्वपूर्ण है कि हमको 100 नंबर मिले, या जिंदगी में ये जरूरी है कि जो कुछ भी मिले समझदारी के साथ मिले, हम उसकी उपयोगिता को समझ पाएं, अपनी जरूरतों को समझ पाएं?
जिंदगी में क्या जो 100 नंबर पाते हैं वही सफल होते हैं? एक बार भी आप उनकी जिंदगी को देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे 100 नंबर वाले लोग हैं जो मेंटल डिप्रेशन के शिकार हैं, स्ट्रेस के शिकार हैं, जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं, किसी की पत्नी छोड़ के चली जाती है, किसी के बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बहुत बड़ा घर है, कोई रहने वाला नहीं, बहुत बड़ा घर है, कोई रहने वाला, बहुत सारी गाड़ियां हैं, कोई एंजॉय करने वाला नहीं है, बहुत सारे म्यूजिक रखे हुए हैं, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, कोई बजाने वाला नहीं। तो अगर सफलता यही होता, खुशियां यही होती, तो वो सारे लोग खुश होते जो दुनिया में अमीर हैं। इसका मतलब जिंदगी को ठीक ठीक समझना बहुत जरूरी है। तो अब इस पूर्व पीठिका में हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। यूएसबी 2 का लक्ष्य क्या है, जो पढ़ना है हमको 7वें सेमेस्टर में, इस पाठ्यक्रम का, इस कोर्स का पर्पस क्या है, इसका गोल क्या है? इसका गोल है जो ह्यूमन रियलिटीज हैं, मानव जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, उन वास्तविकताओं को समझना। टू एक्सप्लोर द ह्यूमन रियलिटी। जब मैं बात ह्यूमन रियलिटी की करता हूं तो इस रियलिटी से हम क्या समझते हैं? व्हाट इज ह्यूमन रियलिटी? ह्यूमन रियलिटी का मतलब होता है बेसिक एस्पायरेशंस, आधारभूत आकांक्षाएं, एंड इट्स फुलफिलमेंट, और उसकी पूर्ति। यही हमारी वास्तविकता है। हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, ज़रूरतों के लिए योजना है, और उसको पूरा करने के लिए हम लगातार दिन रात तैयारी कर रहे हैं। हम कॉलेज में, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हो, या मेडिकल प्रैक्टिसेस में हो, या खेल में हो, कहीं भी हो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य कुछ पाना है, और वो हमारे जीवन के वास्तविकताओं को रचता है, सृजित करता है, क्रिएट करता है। So here in this particular syllabus we are trying to explore human realities. That means we are trying to explore, we are trying to understand, we are trying to find out, we are trying to investigate the basic human aspirations and the way to fulfill all these aspirations. इस प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम इस तलाश में आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन की वास्तविकताओं को ढूंढने के क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे जो पहला केंद्रीय तत्व है, सेंट्रल फोकल पॉइंट है, सेंट्रल थीम है, एसेंस है, वो क्या है? वो है हमारा अपना अस्तित्व, हमारा अपना वजूद, हमारा अपना सेल्फ। हमारा अपना सेल्फ। सेल्फ इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ सेल्फ is central point of human existence। जो हमारा मानव अस्तित्व है, मानव अस्तित्व, हमारे अस्तित्व का केंद्रीय बिंदु क्या है? हमारा अपना आत्म, हमारा अपना सेल्फ। ये बात हमको कब पता चलती है? When we explore ourselves, when we explore, जब हम when we try to find out ourselves, जब खुद की तलाश करते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन बाहर की तरफ फोकस्ड होने की बजाय अपने आप की तरफ फोकस्ड होता है, तो हमें पता चलता है कि जो हमारा आत्म है यही केंद्रीय तत्व है जहां से हमको शुरुआत करनी चाहिए, और बिना इसके स्वभाव को समझे, इसके नेचर को समझे, इसके एग्जिस्टेंस, इसके अस्तित्व को समझे, हम इस ब्रह्मांड में, इस समाज में, इस प्रकृति और अपने परिवार में कुछ भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, कुछ भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते अगर हम अपने आत्म को समझ नहीं पाते। To explore, goal of this course is to explore deeper into the nature and existence. क्या? To explore deeper into the nature and existence, यानी प्रकृति और अस्तित्व दोनों को, दोनों के को एग्जिस्टेंस को, प्रकृति और अस्तित्व के सह अस्तित्व को बड़ी गहराई के साथ समझना, बड़ी डीपर लेवल पे, वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली we have to understand the nature and existence, इन दोनों के सह अस्तित्व को। कोएग्जिस्टेंस इज सेंट्रल टू कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्टेंस का एक केंद्रीय बिंदु है। जैसे इस दुनिया में कुछ भी है तो उसके साथ कुछ चीजें हैं। जैसे मैं हूं तो मेरे साथ मेरी देह को एग्जिस्ट कर रही है। अगर मेरी देह ना होती तो शायद आप इस स्क्रीन पर हमको देख नहीं पाते। लेकिन क्या मैं एक देह हूं? अब ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं सिर्फ एक देह होता तो मुर्दे के पास भी देह होती है, फिर मुर्दा भी आपसे बात कर रहा होता।
इससे एक चीज तो क्लियर है कि मैं सिर्फ एक देह नहीं हूं। और इसी नाते मैंने कहा कि आत्म केंद्रीय तत्व है। अगर आत्म नहीं है तो यह देह अपनी गतिविधियों को संचालित नहीं कर सकता, यह देह अपने आप को संगठित नहीं कर सकता। सेल्फ के जाते ही जो हमारी देह है, जो हमारी बॉडी है, ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। जब भी भौतिक पदार्थ के साथ ये इस आत्म का मिलन होता है एक विशेष प्रक्रिया के तहत, तो ये शरीर संरचित होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। So coexistence is central to existence. Everything that we see in nature and existence is the natural expression and unfolding of this coexistence. Everything, हर एक चीज, हर एक वस्तु that we see in nature and existence, जिसको हम प्रकृति और अस्तित्व में देखते हैं, वो क्या है? वो प्राकृतिक अस्तित्व है, वो प्रकृति की अभिव्यक्ति है, वो इस नेचर का एक्सप्रेशन है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो प्रकृति का एक्सप्रेशन है। जैसे मैं भी इस प्रकृति की एक अभिव्यक्ति हूं अपने आत्म के साथ। और जो हमारा होना है वास्तव में यह हमारे सह अस्तित्व को ही उद्घाटित करता है कि जब मैं हूं तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें हैं, और जब मैं नहीं हूं तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें नहीं हैं। तो हमको ये समझना है, क्योंकि बिना इसके अंतर संबंध को समझे हम इस संबंध का निर्वाह भी नहीं कर पाएंगे। इस संबंध को फुलफिल करना है, निर्वाह करना है, जीना है उसके साथ। अगर आपको ये ना पता हो कि आपके दरवाजे के सामने जो आम का पेड़ है या पीपल का पेड़ है वो आपको ऑक्सीजन जैसी कोई चीज देता है, तो क्या आप उसके साथ जीना चाहेंगे? लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि वो आपके जीवन के लिए, आपकी सांसों के लिए कितना जरूरी है, तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपके साथ उस पीपल और आम का अस्तित्व बना रहे, क्योंकि अगर पीपल और आम नहीं होगा तो आपका भी अस्तित्व नहीं होगा। So we have to understand this expression of nature. प्रकृति की इस अभिव्यक्ति को समझना होगा कि हम में कितना कुछ अभिव्यक्त हो रहा है, कितना कुछ अनफोल्ड हो रहा है, कितना कुछ दिख रहा है, और जो हमको दिख रहा है, जो हमारे में अभिव्यक्त हो रहा है, उसके साथ हमें कैसे निर्वाह करना है। We have to understand. To understand the role of human being in further detail in the light of the above, हमको क्या समझना है उपरोक्त के आलोक में? टू अंडरस्टैंड द को एग्जिस्टेंस, हमको सह अस्तित्व को समझना है, अपने शरीर के सह अस्तित्व को, अपने और इस प्रकृति में जो कुछ भी विजिबल है हमसे, उस सबके अस्तित्व को समझना। टू अंडरस्टैंड, टू हैव द फीलिंग एंड द थॉट ऑफ को एग्जिस्टेंस, हमको सह अस्तित्व के अनुभूति, फीलिंग्स, भावनाओं को समझना है। मनुष्य और मनुष्य के, मनुष्य और पशु के, मनुष्य और पेड़ पौधे, ये जो कुछ भी हैं उनके साथ जो हमारे जुड़े हुए एहसास हैं, फीलिंग्स हैं, जो अस्तित्व है, सह अस्तित्व है, जो विचार हैं, उन विचारों को समझना है, उन भावनाओं को समझना है। टू लिव इन को एग्जिस्टेंस इन म्यूचुअल रिलेशन विद ह्यूमन बीइंग एंड द रेस्ट ऑफ द नेचर, हमको यह समझना है कि कैसे हम परस्परता में जिए, कैसे मनुष्य और मनुष्य के साथ परस्परता में म्यूचुअल फुलफिलमेंट के साथ जिए, उन भावनाओं का आदान प्रदान करें जो भावनाएं हमको हमारे अस्तित्व के साथ मिली हैं, जो हमारी भावनाएं, जो फीलिंग्स हमारे भीतर इनबिल्ट हैं, वो भावनाएं जो दुनिया में हर आदमी के लिए बिल्कुल एक जैसी हैं और हर आदमी के अंदर समान रूप से विद्यमान हैं, उन भावनाओं के साथ कैसे परस्परता में हम निर्वाह करें, कैसे प्रकृति की अन्य अस्तित्व के साथ, अदर एग्जिस्टेंस के साथ, रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ, शेष प्रकृति जिसमें पदार्थ शामिल है, जिसमें पेड़ पौधे शामिल हैं, पशु जगत, वनस्पति जगत, ये सब शामिल है, इनके साथ हम कैसे निर्वाह करें, उनसे जुड़े फीलिंग्स एंड थॉट्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द फीलिंग्स एंड थॉट which are very deeply related with the other human beings and rest of the nature. तो जब हमको उनके अस्तित्व के बारे में समझदारी हो जाती है, अपने अस्तित्व के बारे में समझदारी हो जाती है, समझ में आ जाए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे उनके साथ, योजनाएं बनाते हैं कि कैसे उनके साथ निर्वाह करें। अब एक बड़ी मजेदार बात है, वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर प्रोग्राम्स, और इसको बड़ा ध्यान देके समझना होगा कि हमारे जो प्रोग्राम हैं, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं दो चीजों पे निर्भर करती हैं। एक तो निर्भर करती हैं किस पे? हमारे एजम्पशंस पे, एजम्पशंस, और दूसरा निर्भर करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग पे।
अंडरस्टैंडिंग, यानी हमारी जो एजम्पशंस, हमारी जो मान्यताएं हैं, और दूसरा हमारी जो समझदारी है, इन दो चीजों के आधार पे हम अपने जीवन के कार्यक्रम बनाते हैं। अपने जीवन के कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। हम किस लिए कार्यक्रम बनाते हैं? अपने जीवन में लक्ष्य को, गोल्स को पाने के लिए। वो कौन से लक्ष्य? ये वो लक्ष्य जिनको हमने अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए तय किया है, बनाया है। ऐसे लक्ष्यों को पाने के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, एजम्पशंस प्रोड्यूस करते हैं, या ठीक है। तो वी हैव सीन दैट knowingly और unknowingly, जाने अनजाने, चाहे जानबूझ के और चाहे अनजाने में, वी हैव एज्यूम्ड सम पर्पस इन लाइफ। जिंदगी में हमने कुछ लक्ष्य बना रखे हैं। जैसे कोई विद्यार्थी लक्ष्य बना लेता है कि हमको क्लास में टॉप करना है। क्यों? क्योंकि उसने एजम्पशन बना रखा है कि जो टॉप करता है उसी का सम्मान होता है, उसी की रेस्पेक्ट होती है। जो टॉप करता है वो जीवन में सफल होता है। ऐसा बचपन से बताया गया कि वो सफल होता है। उसको पता है कि जो टॉप करेगा उसको नौकरी मिल जाएगी। ऐसे एजम्पशन उसने किसके आधार पे बनाया? ऐसे विचार कैसे उसने बनाया, प्रोग्राम बनाया? मान्यताओं के आधार पे। उसने ऐसा कहते सुनते बचपन से सुना है, माता पिता से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, अखबारों में ऐसे प्रेरक प्रसंग आते हैं कि तुम टॉप कर जाओगे तो जीवन में सफल हो जाओगे। मजेदार बात यह है कि जिंदगी में जो हताशा और निराशा है, अगर पूरी दुनिया में मेजर कर लिया जाए तो टॉप करने वालों के अंदर सबसे ज्यादा है। ये बड़ा दिलचस्प है। किसी भी जीवन के सफल आदमी के भीतर की कहानी अगर आप देखिए तो पता चलता है कि भीतर की कहानी बड़ी दुखदाई है। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। मेरे एक परिचित IAS ऑफिसर हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे इकोनॉमिक सर्विसेज में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अवकाश प्राप्त करने के बाद वो अपने गांव चले आए। गांव में ही रहते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, बड़ी शादी सी जिंदगी है। लोगों को लगा कि ये बड़ा बेवकूफ़ IAS ऑफिसर है, ये दिल्ली में प्रधानमंत्री से लेके कितने बड़े लोगों के साथ काम किया, और ये गांव में क्या करने आ गया, दिल्ली में घर बनाना चाहिए था। तो वो अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करते हैं, और एक्सप्लोर नहीं किया होता तो शहर की तमाम सुविधाओं से भरी ज़िंदगी को छोड़ के भला कौन आना चाहता है। एक दिन उन्होंने अपने साथी IAS ऑफिसर को फ़ोन किया, एंड द ऑफिसर वाज लिटरली, ही वाज वीपिंग, ही एंड हिज वाइफ बोथ वेयर वीपिंग। जिंदगी में इतना अवसाद है कि आप जो सोचते हैं कि वो सफलता है, सही मायने में सफलता है भी कि नहीं, आपको इसकी पड़ताल, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि आप सही मायने में तय कर पाएं कि सफलता क्या है। और शायद आपकी इस कोशिश में थोड़ी मोड़ी कुछ मदद हो सके, इसका प्रयास मैं इस लेक्चर के माध्यम से, या जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे इनके माध्यम से मैं करना चाहूँगा, प्रयास करूँगा। ये यूकेटीयू भी चाहती है कि उसके लोग, उसके तमाम जो इंजीनियर्स हैं, प्रबंधक जो हैं, मैनेजमेंट के विद्यार्थी जो हैं, या जो फार्मेसी से जुड़े हुए लोग हैं, डिप्लोमा से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम जो व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, वो समझ पाएं कि जिंदगी में सफलता क्या है। क्योंकि अगर अगर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर की बात करते हैं, प्रकृति के शोषण से उपजी समस्याओं की बात करते हैं, तो क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि इसमें इंजीनियर्स की कोई भूमिका नहीं है? अगर मानव जीवन में तमाम तरह के बायोलॉजिकल वेपन्स की अगर बात करते हैं, तो क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की इसमें कोई भूमिका नहीं है? क्या हम फीमेल फिटिसाइड की समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि इसमें डॉक्टर की कोई भूमिका नहीं है? यानी कि समस्या को पैदा करने में हमारे ज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है। तब देखना पड़ेगा कि हमारे पास कैसा ज्ञान होना चाहिए, कैसी समझदारी होनी चाहिए, कैसे अपने ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। आप देखेंगे तो दुनिया की जो सबसे बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, उसको दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने पैदा किया। आप जीवन के किसी भी विधा की समस्या को उठाइए और आप बताइए कि किसी आदिवासी ने, किसी गरीब ने, किसी निर्धन व्यक्ति ने, कि कोई आदिम जिंदगी जीने वाले किसी व्यक्ति ने उस समस्या को खड़ा किया। हजारों साल से दुनिया के अस्तित्व की घोषणा नहीं हुई, लेकिन पिछले 2-3 दशकों से इतिहास के खत्म होने की, दुनिया के खत्म होने की, मनुष्यता के खत्म होने के, प्रकृति के खत्म होने के, तमाम आपदाओं के आने की घोषणा वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो फिर इन आपदाओं के पीछे का कारण क्या है? क्या आप इसमें मनुष्य की जो अब तक की जो ये एजम्पशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, क्या आप इन मान्यताओं को कहीं जिम्मेदार नहीं ठहराते?
आइए एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या उसके लिए मान्यताएं जिम्मेदार हैं, क्या मनुष्य की कम समझदारी उसके लिए जिम्मेदार है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और समय के साथ मुझे लगता है कि जब आप अपने आत्मावलोकन की तरफ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद के बारे में नहीं जानते, समाज के बारे में नहीं जानते, परिवार के बारे में नहीं जानते, प्रकृति के बारे में नहीं जानते या ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते, जब इवाल्व करेंगे, बाहर की तरफ फैलेंगे आप और भीतर की तरफ एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। और यही समझदारी आपके अस्तित्व की, इस बड़े अस्तित्व में, बड़ी व्यवस्था में जो भागीदारी है, उसको सुनिश्चित करेगी। तो हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि नोविंगली और अननोविंगली, चाहे जानबूझ के या अनजाने में, हम अपने जिंदगी की जरूरतों को, जिंदगी के लक्ष्य को, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं, एस्पायरेशंस एटसेट्रा, डिजायर्स, इनको पूरा करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। वी एज्यूम सम पर्पज इन लाइफ, हम जीवन का कुछ लक्ष्य एज्यूम करते हैं, धारणाएं बनाते हैं। आपने जब सोचा होगा कि मैं इंजीनियर बनूंगा, तो समाज में कहीं ना कहीं से तो आपको इनपुट मिला होगा, वरना इंजीनियर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। आपने जब सोचा होगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आपने एज्यूम किया होगा। ये एजम्पशन कहाँ से आता है? मान्यताओं से आता है, समाज से आता है, लोगों से आता है, अखबारों से आता है, पत्र पत्रिका से आता है, परंपराओं से आता है। आपने एज्यूम किया और एजम्पशन के आधार पे आपने अपने जिंदगी का लक्ष्य तय कर लिया। आपने कभी यह चेक करने का प्रयास किया कि मेरा जो एजम्पशन है वो वैज्ञानिक है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, वो वेल साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटेड है कि नहीं, क्या सही मायने में हम वो कुछ भी पा पाएंगे जिसको हम पाना चाहते हैं? कभी आपने इन्वेस्टिगेट किया? आइए उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव सम प्रोग्राम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द सेट पर्पजेस। बहुत सारे जीवन के लक्ष्य हैं। जब घर जाते हैं तो बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, कॉलेज में आए हैं तो कुछ लक्ष्य बना के रखे हैं, सड़क पे चलते हैं कुछ लक्ष्य होता है। हर पल हम विचार करते रहते हैं और अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द सोचते रहते हैं। तो जो कुछ भी हमने लक्ष्य पाया है, आइए उस मुद्दे पे हम विचार करते हैं। दिस सेटिंग अप ऑफ द पर्पस एंड प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन आवर एजम्पशंस अबाउट। जो भी हमने लक्ष्य और कार्यक्रम बनाए हैं, ये कार्यक्रम हमारे दो चीजों पे, दो तरह के एजम्पशंस पे डिपेंड करते हैं। एक जो हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन है, वो किसके बारे में है? ह्यूमन बीइंग के बारे में, हमारे होने के बारे में, मानव अस्तित्व के बारे में हमारा एक एजम्पशन है, मानव अस्तित्व। और दूसरा एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, यानी मनुष्य के अलावा या मनुष्य के साथ जो कुछ भी को एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व के बारे में। जब हम लक्ष्य बनाते हैं तो ये दो चीजें केंद्रीय होती हैं, एक तो ह्यूमन बीइंग, मानव, और दूसरा मानव के अलावा रेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस, बाकी जो कुछ भी है। ये दो चीजें होती हैं। वी हैड सम assumptions अबाउट दिस टू। अब ये देखना है कि जब हम ये कोर्स पढ़े, आपने जब दूसरे या तीसरे सेमेस्टर में अध्ययन किया होगा, स्टडी करी होगी, तो आपने अपने इन दोनों के बारे में जो लक्ष्य बनाए होंगे उसमें, और इसको पढ़ने के बाद जो आपने लक्ष्य बनाए होंगे, दोनों में कितना बड़ा फासला है, हमारी धारणाओं में कितना पैराडाइम शिफ्ट होता है, हमारे एटीट्यूड में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में, हमारी उसके बाद लाइफ के गोल को सेट करने में, या अपने डिजायर्स को समझने और उसको पाने के तौर तरीके में कितना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होता है। इन दोनों को तुलनात्मक स्तर पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जब हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और तब अपने लाइफ का पर्पस सेट करते हैं, तब अपने जीवन का उद्देश्य सेट करते हैं, और इन उद्देश्य को पाने के लिए तब जो प्रोग्राम बनाते हैं, उनमें और पहले के कार्यक्रमों में क्या अंतर था। और ये निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा मजेदार ऑब्जर्वेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है जब आप अपने आप को इस तरीके से बदलते हैं। ऐसा मेरा अनुभव रहा है कि ऐसे तमाम लोग जो इस कंटेंट से, UHV 1 के कंटेंट से, यानी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल इथिक्स के कंटेंट से जब होके गुजरते हैं, तो उसके बाद के कार्यक्रमों में, उनके विचार में, उनके दृष्टिकोण में बड़ा व्यापक परिवर्तन होता है। Let us look at some details of this shift in our assumptions.
इनमें एक जो शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है, प्रतिमानात्मक जो परिवर्तन है, आइए इस परिवर्तन की तरफ हम ध्यान देते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। शिफ्ट इन आवर एजम्पशंस पब्लिक अंडरस्टैंडिंग थ्रू UHV 1। UHV 1 यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के अध्ययन के पहले जो हमारे एजम्पशंस होते हैं, वो हमारे एजम्पशन किस तरीके के होते हैं? पहला, किसके बारे में? एजम्पशंस अबाउट, एजम्पशंस अबाउट, हमारी जो मान्यताएं हैं किसके बारे में? नंबर 1, ह्यूमन बीइंग के बारे में हम क्या सोचते हैं? और दूसरा, एग्जिस्टेंस के बारे में, अस्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उसको ह्यूमन बीइंग के बारे में और अस्तित्व के बारे में क्या सोचते हैं? कब? पहले तो पहले हमको लगता है कि ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग बराबर बॉडी। हम मनुष्य का मतलब हम शरीर मात्र समझ लेते हैं। हमको लगता है कि मनुष्य क्या है? एक शरीर है, एक बॉडी है। व्हाट इज ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग इज अ बॉडी ओनली। ठीक। और अस्तित्व का मतलब क्या है? वो जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, which is observable, which is exposed, which is visible, that is existence। यानी कि अस्तित्व का मतलब हम समझते हैं मैटीरियल, जो भौतिक जगत है यही अस्तित्व है, पदार्थ। और चूंकि देह भी एक पदार्थ ही है, तो इसी को हम वास्तविकता मान लेते हैं। हमको लगता है कि बस यही है और बस यही है, और इसी के अनुसार हम अपने जीवन के कार्यक्रमों को तय करते हैं। और इन दोनों के बाद, इस एजम्पशन के बाद हम क्या करते हैं? पर्पस हमारा क्या होता है जो भी कार्यक्रम बनाते हैं? पर्पस जीवन का क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। और ये हैप्पीनेस हमको कैसे आती है? ये कितना दिलचस्प है देखना। हैप्पीनेस थ्रू सेंसेशन, सेंसेशन, फीलिंग्स फ्रॉम अदर्स। अब इस मजेदार कहानी को समझिए कि जब आप शरीर को सब कुछ मान लेते हैं, आपको लगता है कि मनुष्य एक शरीर है, और जब आपको लगता है कि अस्तित्व सिर्फ पदार्थ है, तब जब जीवन में आप कार्यक्रम बनाते हैं, जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, किसके बारे में? खुशियों के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में। तो क्या होता है? आप सेंसेशन के माध्यम से खुशियां पाना चाहते हैं, संवेदनाओं के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से। और ये संवेदनाएं कहां से प्राप्त होती है? हमारे सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से। सेंस ऑर्गन से, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रिय सुख को, जब आप शरीर को एक वास्तविकता मान लेते हैं, तो आप जो सुख ढूंढते हैं वो अपनी इंद्रियों से ढूंढते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने का, बाहर की दुनिया से जुड़ने का 5 साधन है। बाहर की दुनिया को या तो आंखों से देख के समझते हैं, और जब अपनी आंख को ही वास्तविकता आप मान लेते हैं कि ये आंखें देख रही हैं, तो आप क्या देखते हैं? सौंदर्य। और सौंदर्य में आप खुशियां ढूंढते हैं। आप सिंपल सोचिए, आप शादी करने जाते हैं तो आपको क्या कहते हैं? सुंदर लड़की होनी चाहिए। अब जो हैप्पीनेस है, आप हैप्पीनेस जो जीवन का लक्ष्य है आपका, आप जीवन भर चाहते हैं खुश रहें, और आप तय करते हैं कि अगर सुंदर लड़की से आपका विवाह हो गया तो आप खुश हो जाएंगे। तो आप बताइए, दुनिया की कौन सी ऐसी लड़की है जो आपके जीवन भर सुंदर रहेगी? वो तो एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, उसकी आंखों में कीचड़ आ जाएगा, उसकी स्किन ढीली हो जाएगी, उसके बाल झड़ जाएंगे। इसका मतलब जब तक वो जवान रहेगी तब तक आप खुश रहेंगे, और जब जवान नहीं रहेगी तो आप दुखी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि सिर्फ आंखें वास्तविकता नहीं है। टच, छूने में मजा आता है आपको, यह भी ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। स्पर्श, एक इंद्रिय भी है, स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श से आप सुख पाना चाहते हैं।
हमारे कॉलेज में वो लगा हुआ है थंब इम्प्रेशन वाला, तो जो कॉलेज के बूढ़े प्रोफेसर हैं बायोमेट्रिक वो छुआते रह जाते हैं, बायोमेट्रिक का सेंसर उसको सेंस ही नहीं करता है। अब आप बताइए बूढ़े आदमी को छूने में कैसे मजा आएगा जब उसका सेंसर काम ही नहीं करता, यानी कि फिर वो दुखी हुआ। तीसरा मजा आता है आपको चखने में, टेस्ट का एक संसार है। आप देखिए रेस्टोरेंट दुनिया में कितना बड़ा कारोबार है केवल टेस्ट का। रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं जो बताते हैं कि बहुत टेस्टी डिलीशियस फूड प्रोवाइड करते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि एक समय के बाद जो जीभ के सेंसर हैं वो कमजोर हो जाते हैं। खुद आप बीमार हो जाते हैं तो वही दाल जो कभी अच्छी लगती है आपको लगता है दाल में नमक ज्यादा है। अगर सेंसर के आधार पर अगर आप खुशियों की तलाश करते हैं तो एक समय के बाद ये सेंसर भी काम करना बंद कर देंगे और फाइनली यू विल बी अनहैप्पी। आप दुखी हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। ये सेंसर भी आपको सुख देने वाले नहीं है। फिर कान, आपको लगता है कि म्यूजिक, आप गाना बजाते हो और आपको लगता है यू आर हैप्पी, लेकिन एक जो गाना आज आपको हैप्पी बनाता है वही कल नहीं बनाता। कितना टेम्परेरी है इन इंद्रियों से सुख की प्राप्ति की तलाश, कितना टेम्परेरी है आप समझ सकते हैं। आप टेम्परेरी एजम्पशंस के साथ परमानेंट सुख चाहते हैं, कभी मिलेगा? जो खुद अपने आप में परमानेंट नहीं है, क्या वो कभी परमानेंट सुख दे सकता है? लेकिन ऐसे सुख की तलाश वही लोग करते हैं जो देह को एक वास्तविकता मानते हैं कि दिस इज रियलिटी। यह मनुष्य का संकट है। और अगर यही देह ही वास्तविकता होता तो दुनिया का हर अमीर आदमी सुखी होता, और दुनिया का कोई अमीर आदमी यह दावा नहीं कर सकता कि वो सुखी है। हम क्या चाहते हैं? थ्रू सेंसेशन, हम सेंसेशन से सुख चाहते हैं जो स्वयं में टेम्परेरी हो। कभी आपको बचपन में मोटरसाइकिल जब पहली बार चलाया तो बड़ा मजा आया होगा, सेंसिटाइज हुए होंगे। अभी आपको बाइक चला के कहीं जाना होता है तो आपको बुरा लगता है, आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई और चला जाए। अब वो सुख नहीं देता आपको। जिस स्त्री को छूने में आपको बड़ा मजा आता था या स्त्री को पुरुष को छूने में बड़ा मजा आता था, एक समय के बाद वो सेंसेशन नहीं आता, नहीं आता। तो स्पर्श का भी आनंद नहीं है। जिस भोजन को बचपन में खाने में बड़ा मजा आता था, उम्र बीतने के साथ उस खाने के साथ आपका दुराव होता चला जाता है। आप इसको ऐसे समझिए ना कि मैं आपको पहला रसगुल्ला दूं, आप कहेंगे बहुत अच्छा है, दूसरा दूं कहेंगे मजा आ गया, तीसरा दूं कहेंगे वाह क्या बात है, चौथा दूं तो आप कहेंगे कि रहने देते हैं, फिर भी खा लेंगे दबाव में, पांचवा दूं, छठवां दूं, सातवां दूं, एक समय आएगा कि आप बहुत गुस्सा के कहेंगे अरे यार हो गया, मारोगे क्या। उसके बाद भी दूं तो हो सकता है आप उठा के रसगुल्ला हमारे ऊपर फेंक दें। तो वही चीज जो थोड़ी देर पहले बहुत मजा दे रही थी, कितना कम समय बाद ही आपको मजा देना बंद कर देती है। और आप ऐसी चीजों में अपनी जिंदगी के मकाम तय बनाने लगते हैं, जिंदगी के कार्यक्रम बनाने लगते हैं, जिंदगी के लक्ष्य निर्धारित करने लगते हैं, तो दुख तो होगा ही। क्लास में टॉप करना क्या है? टॉप करना आनंद, आपको लगता है कि मजा आ गया, मैं टॉप कर गया। क्यों? दूसरों पे से टॉप कर गया, दूसरों से मैं टॉप कर गया। ये टॉप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टॉप तो अगर क्वेश्चन पेपर के 10 सवाल कोई भी सॉल्व कर ले तो कर लेगा। मजा तो तब है जब उन तमाम समस्याओं को जिनको समझने के लिए आप क्लास में बैठे थे, आप उनको समझ पाते हैं। आपको प्रश्न पत्र को टॉप नहीं करना है, बल्कि उन तमाम समस्याओं को समझना है जो उस किताब में दी गई हैं, उसको आप कितना समझते हैं। और हर विद्यार्थी को उन्हीं समस्याओं को समझना होता है। तो हर विद्यार्थी को बगल वाले के, क्योंकि टॉप आप बगल वाले के बरक्स करते हैं, आप क्लास में एडमिशन बगल वाले के समानांतर पढ़ने के लिए नहीं लिए थे, बल्कि किताब में जो समस्याएं थी उनका समाधान सीखने के लिए आए थे। फिर आप गलत कार्यक्रम बना लेते हो कि टॉप करना। अब आप ऐसे सोचिए कि हर बच्चा अपने किताब को ही लक्ष्य बनाए तो हर बच्चा 100 में 100 पा सकता है और किसी को किसी से कोई रंजिश नहीं होगी, और हर बच्चा अपने आप में सर्वोत्कृष्ट होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं? कंपटीशन। कंपटीशन कितना निगेटिव चीज है, और पूरी दुनिया कंपटीशन से आगे बढ़ना चाहती है, हमारी सरकार भी बढ़ना चाहती है। हम इकोनॉमिक कंपटीशन की बात करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल एकेडमिक कंपटीशन की बात करते हैं। कितनी नकारात्मकता फैली हुई है इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे, और इसके बाद हम कहते हैं कि हम दुनिया का विकास कर रहे हैं, दुनिया को सुख की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप अपने जीवन में का लक्ष्य अगर सेंसेशन से बनाते हैं, कब? जब आप शरीर को वास्तविकता समझते हैं और पदार्थ को ही अस्तित्व समझते हैं, तो आप गलत रास्ते पे जाते हैं। फीलिंग्स फ्रॉम अदर्स, आप हमेशा दूसरों से
चाहते हैं कि दूसरे आपकी अनुभूति को पूरा करें, आप दूसरे से इज्जत चाहते हैं, दूसरे का सैल्यूट चाहते हैं, दूसरे का प्यार चाहते हैं, आप सब कुछ दूसरे से चाहते हैं और आप अपने आप को समझने को तैयार नहीं है कि दूसरा आपसे क्या चाहता है। म्यूचुअलिटी क्या है, पारस्परिकता क्या है, आप समझने को तैयार नहीं है, आपको सब कुछ दूसरे से चाहिए। इस कहानी को भी, इस बात को भी समझना है। जब आप ह्यूमन वैल्यू के कोर्स से गुजरते हैं, इस पाठ्यक्रम से गुजरते हैं, तो आपकी समझदारी में कैसे पैराडाइम शिफ्ट होता है, आइए थोड़ी सी इस पे चर्चा करते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट कैसे होता है, प्रतिमानात्मक परिवर्तन कैसे होता है। जब आप इस कोर्स से गुजरते हैं तो आपके लिए ह्यूमन बीइंग का मतलब हो जाता है सेल्फ, बॉडी, दोनों का को एग्जिस्टेंस। अब अस्तित्व का मायने आपके लिए बदल गया। अब एग्जिस्टेंस का मतलब बॉडी नहीं है, अब एग्जिस्टेंस का मतलब सेल्फ प्लस बॉडी है। अब आपके साथ एक चीज जुड़ती है, यू आर नॉट ओनली बॉडी, यू आर सेल्फ। फिर बॉडी क्या है? तो बॉडी तो आपको दिया गया है, इस सेल्फ यूज करता है इसको। जैसे मुझे गोरखपुर जाना हो तो मैं बॉडी का उपयोग करूंगा, इस बॉडी के साथ जाऊंगा। काम ये बॉडी नहीं करती, काम तो मैं करता हूं। और करने के लिए, जैसे ट्रैक्टर अपने आप में नहीं चलता है, उसको कोई चलाता है। मोटरसाइकिल अपने आप नहीं चलती, उसको कोई चलाता है। तो ये शरीर अपने आप नहीं चलता, इसको आप चलाते हैं। यानी कि शरीर की जिम्मेदारी किसकी हुई? आपकी। तो आप शरीर नहीं हैं, शरीर आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली एक वस्तु है। तब ये समझदारी हमारे भीतर विकसित होती है। तो हम अब तक वस्तु को ही सब कुछ समझ रहे थे, जबकि हमको समझना क्या है? उस वस्तु को चलाने वाले अस्तित्व के बारे में। यही चीज ऐड हो जाती है। एंड आफ्टर दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ, एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ, फीचर्स, क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स ऑफ सेल्फ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ, एंड हाउ इट मेंटेन्स इटसेल्फ विद बॉडी। What is characteristic of body? How self has to regulate body? How self has to utilize body in the right way? तो हमारे अंडरस्टैंडिंग का पैराडाइम शिफ्ट होता है जब हम मानव मूल्यों के इस पाठ्यक्रम से गुजरते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का मतलब सेल्फ, जो को एग्जिस्ट करता है किसके साथ? बॉडी के साथ। और एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अस्तित्व का मतलब। अस्तित्व का मतलब हम पहले समझ रहे थे कि पदार्थ, मटेरियल, कि ये वस्तु जगत ही वास्तविकता है। ये वस्तु जगत वास्तविकता, केवल ये वस्तु जगत वास्तविकता नहीं है, बल्कि वास्तविकता क्या है? एग्जिस्टेंस बराबर यूनिट्स सबमर्ज्ड इन स्पेस। इस स्पेस में, इस अंतरिक्ष में, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो इकाइयां हैं वो संपृक्त हैं। ब्रह्मांड में या अस्तित्व में संपृक्त इकाइयां, ये है एग्जिस्टेंस। ये तो इस यूनिट में क्या क्या है जुड़ा हुआ? ये यूनिट क्या है? इकाई के अंदर क्या है? इकाई के अंदर दो चीजें हैं, एक कॉन्शियसनेस और दूसरा क्या है? मैटेरियल। यानी कि एक हो गया चैतन्य और दूसरा हो गया पदार्थ। यानी कि पदार्थ और चेतना, ये दोनों मिलकर अस्तित्व का निर्माण करते हैं। और ये एग्जिस्ट कहां करते हैं? इस अंतरिक्ष में, स्पेस के अंदर। तो ये हमारे दृष्टि में परिवर्तन आता है। और इसके जब ये दृष्टि में आ जाता है, और तब जब हम जीने का कार्यक्रम बनाने जाते हैं, तब हम अपने खुशियों का कार्यक्रम बनाते हैं। तो क्या कार्यक्रम बनाते हैं? हैप्पीनेस का मतलब तब क्या समझ में आता है? पर्पस क्या है? उद्देश्य क्या है इस समझदारी का? कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। कंटिन्यूअस हैप्पीनेस इस सेल्फ में, और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, इस शरीर को बनाए रखने के लिए, इस शरीर को मेंटेन करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। तो हमको समृद्धि चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए। इस सेल्फ को समझने के लिए, इस सेल्फ को जीने के लिए हमको क्या चाहिए? इस सेल्फ को जीने के लिए हमको फीलिंग्स चाहिए, अनुभूति, एहसास, भावनाएं। तो हम दोनों की व्यवस्था अपने जीवन के प्रोग्राम में तय करते हैं। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि मैं सिर्फ एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा भी हूं, और दोनों मिलकर एक साथ अस्तित्व में आते हैं।
तब हमारा कार्यक्रम क्या होता है? टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल्स। तब हमारा कार्यक्रम होता है कि हमको समझना है, टू अंडरस्टैंड, समझना किसको है? सेल्फ और बॉडी का, और हार्मनी के साथ जीना है एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स का मतलब सभी स्तरों पर, सभी चरणों पर। ये ऑल लेवल क्या है? स्वयं के स्तर पे, एट इंडिविजुअल लेवल, फैमिली के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, नेचर एंड एग्जिस्टेंस, प्रकृति और इस संपूर्ण अस्तित्व के स्तर पे हमको व्यवस्था पूर्वक जीना है। ये हमको ये हमारी समझदारी में अंतर आता है। तो मित्रों, अब मेरा ख्याल है कि अब समय पूरा हो रहा है, तो बाकी चीजें अगले लेक्चर में हम कवर करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।